सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। कुदरत का कानून है जनाब, हर उरूज को जवाल आता है। कमाल तो यह है कि कौन उरूज को कितनी देर संभाल पाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी एक ऐसा ही किरदार थे जिन्हें अपनी मकबूलियत पर बहुत मान था, बहुत फख्र था, मगर आज उनकी मकबूलियत ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने का तांता बंधा हुआ है। एक से बढ़ के एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा रहनुमा पार्टी से मुस्ताफी हो रहा है, खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लाताल्लुक कर रहा है। कल मुराद रास, सैफुल्लाह नियाजी, फिरदौस आशिक अवान, इब्रारुल हक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और आज साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक MNA खुर्रम नवाज और साबिक सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। जनाब वो अली हैदर जैदी जो 10 रोज पहले तक ये कहा करते थे कि आज उनसे पार्टी अगर छुड़वानी है तो जनाब माथे पर गोली मार दी जाए, इसके अलावा पार्टी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने भी आज पार्टी के साथ सियासत को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि इस सारे मामले से पहले ही एक इंडिया अली जैदी ने मुझे ईद पर दिए गए खुसूसी शो में दिया था और क्या कहा था उन्होंने, जरा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। पीटीआई छोड़ी अगर तो किस जमात में जाएंगे? मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ऑप्शन तो सुन लेते, या ऑप्शन ही नहीं सुनने, खत्म बात। अगर मैंने पीटीआई छोड़ी, हो सकता है मैं मुल्क ही छोड़ दूँ। अच्छा, मुल्क ही छोड़ देंगे? कोई मेरे को नजर नहीं आ रही होप, या कोई ऐसी खड़ी हो कोई शख्स या ऐसा कुछ मूवमेंट हो जो कि जिससे आप एतमाद कर सकें। ये 27 साल की जो स्ट्रगल है खान साहब की, ये कोई मजाक नहीं है। 23/4 को जनाब ये इंटरव्यू किया गया था और आप ये सोचिए कि उस वक्त किसी को ये गुमान नहीं था कि ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों का सिलसिला जारी है, मगर जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो 3 तरह के लोग हैं। एक वो पार्टी के साथ साथ सियासत को ही खैरबाद कह रहे हैं, दूसरे वो हैं जो बड़ी नम आंखों के साथ अश्क बहाते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं और जिंदगी में ब्रेक लेना चाहते हैं या फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन तीसरे वो हैं जो पार्टी तो छोड़ रहे हैं मगर इस चैलेंज के साथ कि उनको छिड़ने की कोशिश ना की जाए, वरना उनके पास बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। जनाब अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले रहनुमा थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है अब्बास आफरीदी साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जब दूसरे सेगमेंट में भी हम जनाब बात करेंगे जो अदालती मामला चल रहे हैं। जनाब एक कमीशन बनाया गया ऑडियो लीक्स के हवाले से और ये कहा गया कि जनाब इसकी तहकीकात होनी है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि जनाब ये जो बनाया गया है इसको रोक दिया जाए। फिलहाल अभी इसकी एक समाअत हो चुकी थी लेकिन इसको रोक दिया गया, अब इसकी समाअत 31 मई तक मुलतवी होगी है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। जनाब महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर ये क्या हुआ? आप तो मैंने खैर 3 किस्में बयान की हैं, आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है? या तो आप ये कहें कि भाई नम आंखों से मैं छोड़ रहा हूं, और लोग ये बात करेंगे जनाब ये अपनी मर्जी से नहीं, एक है पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब ये होना ही नहीं चाहिए था, फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब नहीं, अगर आपने जैसे फैयाजुल हसन चौहान साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब हमें छेड़ा तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मैं कहूँगा देखें, एक चीज़ है कि ये होना नहीं चाहिए था। ये जो भी 9 मई को हुआ ना, ये कोई भी पाकिस्तानी और चाहे वो किसी पार्टी में हो, ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उसकी वजह ये है कि फौज से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इस मुल्क को बहुत नुकसान दे। किसके अहकामात पर हुआ? देखिए ये अगर इसको आप पूरा जस्टिफाई करें, किसी ना किसी के प्लानिंग पे तो ज़रूर हुआ, अगर अहकामात पे नहीं। और ये प्रिसाइज प्लानिंग थी? उसकी मैं वजह बताऊँ, मेरा अभी भी कई दफ़ा मैं सवाल कर चुका हूँ कि ऐसे कैसे इत्तेफाक है कि सारे प्रोटेस्ट उन्हीं जगहों पे रखे गए थे जहाँ पे ये आर्मी के इंस्टॉलेशन थे, इंस्टॉलेशन थे। और इतनी मॉब के अंदर जब आप वहाँ जाएंगे और फिर कुछ लीडर्स ने प्रोवोक करेंगे मॉब को, तो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन ना ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। जब मॉब कहीं हो और आप कोई भी नारा लगा दें या कोई भी चीज़ आप प्रोवोकेशन के स्टेटमेंट्स दे दें,
तो मॉब को संभालना उसके बाद किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो हुआ ये इतना नुकसानदेह है जिसका मैं कहूँ अदाला नहीं हो सकता। उसकी वजह देखिए ना, आज हम अपने ही फौज को डिमोरलाइज करके व्हाट डू वी गेन? सर हर चीज का एक मास्टरमाइंड होता है। अब हर चीज की एक अब सोच होती है, सोच और नजरिए के हिसाब से आप चल रहे होते हैं। पिछले 14 मई के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था सर, आपके सामने है। साइफर से कहानी शुरू हुई, फिर घूमती घुमाती हमारे जाहिर सी बात है आपने इदारों के सरबराहान तक को रगड़ना शुरू कर दिया, उनके हवाले बातें करना शुरू कर दी। तो सर एक माइंड सेट के तहत होता है। 9 तारीख से पहले क्या इस तरह की बातें, क्योंकि खान साहब ये कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी हो गई तो ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, कुछ प्लानिंग थी? देखिए बदकिस्मती से क्या है कि जो भी पार्टी इख्तिदार से उतरती है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला कहती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो पार्टी जब तक वो इख्तिदार में होते हैं फौज और इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे उनके जो है खिदमत हो रही होती है। देखिए और जहाँ वो उतरते हैं, आप पीपल्स पार्टी का हिस्ट्री उठा के देख लें, PMLN का उठा के देख लें, मगर PTI ने आई वुड से हद कर दी। देखिए ना, हद से ज्यादा कर दी। हाँ मैं आपको ही बता रहा हूँ ना। देखिए PMLN ने धमकियाँ दी, पीपल्स पार्टी ने भी वर्बल स्टेटमेंट्स, बहुत हार्ड लाइन स्टेटमेंट्स आए। यहाँ पे जो है मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट्स के अलावा प्रैक्टिकली डैमेज हुआ। एंड स्पेशली देखिए शोहदा के जो मोनूमेंट्स थे और उनके साथ जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा बेहुरमती हुई, वो आवाम के लिए डाइजेस्ट करना और कुछ लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल थी। F-16 के जहाज की जो रेप्लिका वो मैं कहता हूं, MM आलम, देखिए MM आलम का जो जहाज है, भारत डरता है सर उससे। भारत डरता है। और देखें कर्नल शेर खान का, देखिए ना आप ये देखें उन जैसे लोगों के साथ जो उनके स्टैचूज के साथ हुआ, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर बड़ी जो है मैं कहूँगा तहकीकात होनी चाहिए। उसकी वजह मैं क्यों तहकीकात कहूँगा, उसकी वजह कि चाहे कोई लीडर हो या वर्कर हो, उसमें ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वर्कर हो, उसमें लीडर और वर्कर जो भी हो उनको सज़ाएं होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज हम सज़ाएं नहीं देंगे ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ेगी कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। खान साहब भी कहते हैं मैं तो जेल के अंदर था ना, मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया था, मैं तो हिरासत के अंदर था, ये रहनुमा मौजूद थे, बाकी लोग थे, मुझे नहीं पता। अब रहनुमा एक एक करके अलग हो रहे हैं, अली जैदी साहब अलग हो गए, इमरान इस्माइल अलग हो गए, बहुत सारे, फैयाजुल हसन चौहान अलग हो गए, मैं शीरी मजारी की बात करूं, मलिका बुखारी की बात करूं, सब अलग हो गए। ये उस वक्त फील्ड के अंदर थे, वो कहते हैं भाई ये तो गलत हुआ जो हुआ। तो फिर सर अहकामात कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, इससे अपर मैनेजमेंट तो एक ही है। भाई देखिए अहकामात कहीं ना कहीं से आए और ये देखना चाहिए कि ये प्लानिंग, ये तो मैं कह सकता हूं ना कहीं से, आप ये बताएं कहां नहीं से? मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये है कि ये जो है ये डिसीजन हुआ था एक दिन पहले ही हुआ होगा ना। अच्छा देखिए डिसीजन ये हमेशा से था कि अगर खान साहब को कुछ अरेस्ट करेंगे तो रिटेलिएशन होगी, ठीक है, फ्रॉम खान साहब ओ ये इसके रिटेलिएट करना है, इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मैं फिर आपसे पूछूं, खान साहब ने कहा कि रिटेलिएट करना है अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। देखिए एक तो मैं कहूँगा कि मैं डायरेक्ट इसलिए कहूँगा कि मैंने खुद नहीं सुना है, मैं कोई स्टेटमेंट वेग नहीं देना चाहता, मगर पार्टी लीडर्स के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर ये हुआ तो रिटेलिएशन इज़ अ मस्ट, ठीक है ना। अब जब रिटेलिएशन की आप बात करते हैं और आप मॉब को वहाँ ले जाते हैं तो वो रिटेलिएशन किसके अगेंस्ट थी? देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी डाइवर्ट हो गई टू फाइट अगेंस्ट द फोर्सेस। मोटिव एक ही था। देखिए मोटिव वाज वेरी क्लियर कि अगेंस्ट द फोर्सेस व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय I would And say from one and only Imran Khan. oh yes, because I would say it's not acceptable by any Pakistani. देखिए अगर हम अपनी ही फौज से लड़ेंगे तो आप मुझे बताएं फिर रह क्या गया? तो दुश्मन का क्या काम है? देखिए फिर दुश्मन का क्या काम है? और अगर मैं कहूँगा जी हम GHQ पे कब्जा करेंगे तो फिर एक्सट्रीमली नॉन एक्सेप्टेबल, Not- बिल्कुल ये चीज non-acceptable. अच्छा सर, मैं अगर अब्बास आफरीदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर दूं। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा अब्बास साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्वियसली नून लीग के साथ भी मुश्किलात थी, 1999 में थी। मियां साहब पाकिस्तान से चले गए थे, फिर उनकी बेगम साहिबा ने पार्टी को आगे लेके चला था। डू यू रियली थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आपकी मुखालिफ एक ऐसी जमात है जिसने बहुत हार्ड लाइन ली हुई है आप लोगों के खिलाफ, लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है, सवाल ये है, एज अ सियासतदान आप ये क्या समझेंगे, पार्टी क्रश हो गई या आपको लगता है कि बाउंस बैक होगा? ये कोई पार्टी थी नहीं। अच्छा पार्टी देखिए मेरे, नहीं ये पार्टी इसलिए नहीं थी। अगर ये पार्टी होती तो ये कभी भी ये प्लानिंग नहीं बनाती। आप देखें, आप मर्दान शहर को ले लें, आप पेशावर शहर को ले लें, आप लाहौर शहर को ले लें, आप पिंडी के शहर को ले लें, जितने इलाके, मियांवाली को ले लें, पूरा पाकिस्तान ले लें, कोयटा ले लें, ये सब करोड़ों की आबादी के शहर है। ठीक है, करोड़ों की आबादी के शहर में मखसूस जगहों को, शेर खान के उसको शहीदों की जगह को टारगेट करना, लाहौर में कायद आजम के घर को टारगेट करना, शहीदों की जगह पेशावर में टारगेट करना, जहाजों को, पाकिस्तान के झंडों को, एम्बुलेंसों को, मस्जिदों को। देखो ये एक वो मुल्क करता है कि जो गद्दारी हमारे मुल्क में आए, एजेंट आए, इधर एक गेम बनाए और हमारे ऐसे ऐसे जगहों को टारगेट करें। और देखिए, अगर एक मॉब आती है, उसके रास्ते में 500 बिल्डिंग आ रहे हैं, 500 जगह आ रही हैं, पार्टियों के दफ्तर आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, और सीधा आके शुहदा की जगह को हिट करते हैं और हमारे फौजी तनसीबात पे हमला करते हैं। ये क्या था? ये खाली इमरान खान की, अगर आप एक इंटरव्यू दिखा दें, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ पाकिस्तान कौम के लिए, इन्होंने जब इक्तिदार से उतरे तो इन्होंने कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान एटमी कुव्वत नहीं रहेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद इसने सारी इंटरव्यूज दी हैं। आप मुझे बताएं कि जो शख्स अपने मुल्क के बारे में ये बातें करता हो और फिर वो जब गिरफ्तार होता है और वो डायरेक्ट ऐसे तंजीबात के लिए प्लानिंग करता है कि अगर 3-4 हजार लोग फौत हो जाए तो मुल्क तो टूटना ही टूटना था। अगर हमारी फौज सबर का, नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हमारे मुल्क उस दिन सबर का मुजाहरा ना करती और वो कुछ भी करती, ये पहले इन्होंने गालियां दी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने गेट तोड़े, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये घरों में घुसे, उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने हमारे शुहदा की जितनी, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब दुनिया में हमने नहीं देखा। सही बात है। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उनको पता था कि ये लोग इस मुल्क में जो है इंतशार फैला के इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कि वो इनके मुकाबले में कुछ कर नहीं सकते, 5 मिनट में इन सबको संभाल सकते, लेकिन लाशें गिरती, सब लोग ब्लेम करते, और उसके बाद पता नहीं मुल्क में, और आप टीवी पे बात कर सकते थे कि नहीं, लेकिन ये पूरा प्लान का हिस्सा था। आप कहते हैं कि ये पार्टी ब्लो बैक करेगी, किस चीज की ब्लो? जो लोग खिदमत करते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट 4 साल रही, इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, पहले अखबार में लोग जेलों में गए, एनपी की लीडरशिप आपने कहीं देखी, जेलों में गए, हमें 4-4 साल हमारे बिजनेस, हमारे अकाउंट सारे फ्रीज किए, लेकिन हम कौम की खिदमत के लिए निकले, इन चीजों से हमें कुछ नहीं होता। अच्छा सर आफरीदी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं पीटीआई वालों को देखा, वो तो घंटा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल, मैं आफरीदी साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। महमूद साहब, सर ये बताइएगा, ये फैयाजुल हसन चौहान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त तक जब तक खान साहब गिरफ्तार हुए, 9 मई हो चुका था, 12 को उनको रिलीज किया गया, उन्होंने आके पहली जूम मीटिंग होल्ड की। मैंने 2 दफा फैयाजुल हसन साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी कोशिश होगी उनको जरा प्रोग्राम में भी उनसे ज़्यादा डिटेल में बात करें। लेकिन सर आप बताइए, ये वाकई में ऐसा था कि वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि आतिफ खान और तैमूर झगड़ा को ये कहा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के लिए जा रहे थे तो खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इनके मदरसों के सामने लाके खड़ा करो, लोगों को एहतजाज करो, और किसी ने मुजम्मत नहीं करनी है, जो वाकई 9 मई के हुए थे। अब तो सभी मुजम्मत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हकीकत है ये नहीं। मैं कम से कम मैं ये कहूँगा कि मेरे इल्म में नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं 12 तारीख को खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, अच्छा, जमान पार्क पे, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें बातें हुई, मगर ये स्टेटमेंट को कम से कम मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर। खान साहब ने क्या कहा 12 तारीख को जवाब? देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ज़्यादती हुई, मगर ये स्टेटमेंट, देखिए अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती
तो मैं हो सकता है जूम पे गाओ, क्योंकि मैं जूम पे नहीं सर था। 12 तारीख तक तो सब ये कह रहे थे कि हमारे लोग ही नहीं है, ये एक अलग ही एक माहौल देखिए बनाया वही हुआ था तो मैं उनके बताऊं अंदर। ना, देखिए बदकिस्मती से ये है, अगर हमारे लोग नहीं थे तो इसकी मजम्मत, खान साहब ने क्यों नहीं की? देखिए मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है कि पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ था, कन्फ्रंट्रेशन अगेंस्ट द फोर्सेस विच इंक्लूडेड, From कब से ये आप समझ? ये आई वुड अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि आफ्टर द लीविंग द गवर्नमेंट। तो वो तो अमरीकी साइफर था, नहीं देखिए साइफर, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखें, अब आप साइफर साइफर से शुरू हुआ सर मामला। देखिए साइफर रुक से ही नहीं रहा जो उनके वो देखें, अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से, एंड जो स्टांस था ना कि जैसे मैंने कहा ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम फौज और अफवाज के अगेंस्ट चले गए और जाते चले गए, और इसमें बहुत से अवाम का ब्रेन वॉश भी हो गया। देखिए, और ये मैं कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसमें गलती ये है कि इतना लंबा क्यों खींचने दिया। देखें इस्टेब्लिशमेंट, सर उस वक्त क्यों नहीं गए जब ये सारा मामला चल वही रहा मैं था? कह रहा हूं। पॉइंट ये है ना, देखिए, मैं मेरा आपसे सवाल जी। बुनियादी तौर पर ये, आपको पता चल गया था, आपने कहा कि ये जो लाइन ली थी, हार्ड लाइन ली थी अपने इदारों के खिलाफ, ये उस वक्त ली थी जब हुकूमत चली गई थी, साइफर था नहीं था, लेकिन उसके बाद कहानी घूमती गई, मोहसिन नकवी पर आके उन्होंने फिलहाल स्टॉप किया कि भाई ये मामला था। उस वक्त पार्टी के रहनुमाओं ने क्यों नहीं छोड़ा? देखिए उसकी मैं वजह बताऊं, पार्टी के रहनुमा या जितने लोग थे वो सोच रहे थे कि जी अब सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जहाँ तक इंडिविजुअल्स के ऊपर था ना, शुरू वहाँ से हुआ, तो इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद और ये, जिस पे लोगों ने, बहुत से लोगों ने, ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने कहा कि हमें ये लाइन नहीं लेनी चाहिए। देखिए बदकिस्मती से ये है ना कि किसी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं। 80% लोगों ने, पीटीआई में भी नहीं है। नहीं पीटीआई में भी नहीं है, 80% लोगों ने, जब ये असेंबली से हम बाहर आ रहे थे, लोगों ने कहा हमें नहीं आना चाहिए। जब ये पंजाब और केपी तोड़ा, नहीं पंजाब नहीं, जब कौमी असेंबली से जब बाहर आ कौमी रहे थे। असेंबली 80% लोग मना कर रहे थे, हम बाहर आ गए। उसके बाद जब पंजाब और केपी के तोड़ रहे थे, 99% कह रहे थे कि नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरा कहना यही है ना, तो फिर तोड़ने का सिर्फ खान साहब कह रहे थे। आई वुड से उसके साथ कुछ लोग, इसलिए मैं 99% कह रहा हूँ ना, ठीक है। अब आप बदकिस्मती देखें, जब पार्टीज में जमहूरियत है नहीं, और किस पार्टी में जमहूरियत है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली पॉलिसीज चल रही हैं। तो उसके बाद तो आप ये देखें ना, मशावरत फॉर्मेलिटी के लिए आपने कमेटी की मीटिंग बुला ली, और जो आपको करना है वो आप कर देते हैं। बदकिस्मती कहीं है। जा रहे हैं सर फिर? हाँ? किसी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में जहांगीर तरीन साहब ने जो कहा, देखिए मेरी सबसे बात हुई है, मैं इस वक्त किसी पार्टी में नहीं जा रहा। ऑफर है? हाँ, मुझे कई जगहों से ऑफर है। कहाँ इसमें। से? मतलब मेरे ख्याल से बड़ी पार्टी से भी हैं, ठीक है ना। मैं नाम ले देता हूँ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, हमारे साथ तो अफरीदी साहब भी बैठे हुए हैं। अब नहीं मैं बता दूं, नहीं मुस्लिम तो आप छोटी पार्टी में तो खैर जाएंगे नहीं, बड़ी पार्टी मैं में बताऊं, जाएंगे। मुस्लिम मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मुझे पीपल्स पार्टी से ऑफर है, अच्छा मुझे एमक्यूएम से ऑफर है। सर, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत हार्ड लाइंस ली हुई थी, अब एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए एक बात बता दूं, जिन्होंने, एक चीज़ मैं बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं इस वक्त फिल वक्त कहीं नहीं जा रहा हूं। और देखिए हार्ड लाइंस, अगर आप पॉलिटिक्स को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से लें, देखिए तो अलग बात है, मगर पर्सनली नहीं होना चाहिए। देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए। हुए ना सर? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, सर, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने इलेक्शन लड़ा हूं, ठीक है ना, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। कभी भी एक स्टेटमेंट मेरा उनके अगेंस्ट नहीं था। उसकी वजह क्या है? देखिए हम पॉलिटिक्स करें, अपने चीज़ को बेहतर साबित करें ना, दूसरे को गंदा करके मैं अपने आप को अच्छा करूं, कम से कम ये मेरी मार्केटिंग नहीं है। ठीक है सर, चलें सर, एक ब्रेक मुझे लेना है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ महमूद मौलवी साहब मौजूद थे, अब्बास आफरीदी साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप जहाँ जाते हैं, पीटीआई में तो दोबारा नहीं जाएंगे। देखिए पीटीआई, देखिए प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के प्रिसाइजली सर, जरा जल्दी। नहीं, मेरे ख्याल से पीटीआई में देखिए ना, इस वक्त
कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अदालती मामला जो चल रहा है कमीशन के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से डिटेल में इसमें बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, एक तरफ तो सियासी मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ अदालती मामला भी चल रहे हैं। हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था और वो कमीशन ने तहकीकात करनी थी। ये जो ऑडियोज आप सुनते होंगे ना, ऑडियोज निकलकर सामने आ रही हैं, हम अक्सर ऑडियोज का जिक्र करते हैं। वैसे तो ऑडियोज का फॉरेंसिक होना चाहिए, फिर उसके बाद उस हवाले से बात की जानी चाहिए, लेकिन जिसके फेवर में वो ऑडियो होती है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जिसके हक में नहीं होती है वो कहता है जनाब ये तो ऐसी बनाई हुई है और ये ऑडियोज क्यों लीक हो रही है। लेकिन इस पर हुकूमत ने कमीशन बनाया। लेकिन जब कमीशन बनाया गया और जिस दिन ये कमीशन बना उस दिन एतजाज हसन साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे। पहला बुनियादी सवाल मैंने एतजाज साहब से किया कि सर इस कमीशन का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं कि ये कमीशन का मुस्तकबिल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो इस कमीशन का क़याम कर सके। अगर उन्होंने किसी जस्टिस को इस कमीशन में शामिल करना है तो उनकी बाकायदा तौर पर उन्हें मुशावरत करनी पड़ती है या इजाजत देनी पड़ती है अदालत से, चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने क्या कहा जरा पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद है, जरा डिटेल में बात करेंगे इस पर। ये बताइएगा, ये हुकूमत ने कमीशन बना दिया है जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में। सर व्हाट डू यू थिंक सर, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? सर ये मेरे साहब कमीशन बन ही नहीं सकता और जज उसमें जा ही नहीं सकता। उसकी 2-3 वजह आपको बताऊं जी। कमीशन जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की शिक नंबर 7 के तहत किसी ऐसी कमीशन में नहीं बैठ सकते जो गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा, वो ही उसी कमीशन में बैठ सकते हैं जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजाजत दे और या वो खुद बनाए, तश्कील दे। इसके अलावा वो इसमें कमीशन में जाए तो काजी फैज ईसा या दूसरे जजेस का इसमें जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब एतजाज हसन साहब की अपनी गुफ्तगू मुलाहिजा की और ये उस वक्त की गुफ्तगू थी जिस दिन इस कमीशन के क़याम के हवाले से हुकूमत ने कहा था कि जनाब आज कमीशन बना दिया गया है, TORs भी बना दिए गए हैं, एक कार्रवाई भी हुई इस कमीशन की, उसने एक समाअत भी की और फिर आज दूसरी समाअत भी हुई। जरा तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। तैयब आज बताइएगा, वैसे तो कल बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया था काम करने के लिए और फिर इस केस की जो समाअत है वो 31 तारीख तक यानी बुध तक मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन फिर आज जो इस कमीशन के लिए मौजूद थे, अब ये आज क्या कार्रवाई हुई? जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे, लेकिन पहले तैयब आप बताइएगा। जी, जो आज की कार्रवाई थी वो बेसिकली जो मैंडेट दिया गया था, जो उसको TORs दिए गए थे, जो ऑडियो से मुतल्लिक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो प्रोवाइड किए गए थे उससे मुतल्लिक नहीं थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया था और 5 रुकनी लार्जर बेंच का हुक्म है तो वो पाबंद बनाता है किसी भी जज को या जो भी जिसके से मुतल्लिक हुक्म होता है। तो यूँ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब उस सुप्रीम कोर्ट के 5 लार्जर बेंच के फैसले की वजह से पाबंद हो गए थे। तो चूँकि ये कार्रवाई आज होना थी, नोटिस जारी किए जा चुके थे और बलूचिस्तान से जो मेंबर हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो भी आ चुके थे, अपना इस्लामाबाद वाले भी आ चुके थे, तो यूँ कार्रवाई का आगाज़ तो हुआ, लेकिन कार्रवाई का जो मेन मुद्दा था वो 5 रुकनी लार्जर बेंच की प्रोसीडिंग तक महदूद रहा। और उसमें अटार्नी जनरल आज जब पेश हुए तो चीफ अपना काजी फैज ईसा ने उनसे पूछा कि आपके पास कोई आर्डर है, तो उन्होंने कहा जी आर्डर है और उस आर्डर में हमें रोक दिया गया है, आपको रोक दिया गया है कि ये कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है कमीशन की तश्कील का 5 रुकनी बेंच ने उसको भी मुअत्तल कर दिया है। तो फिर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि आप क्या वहाँ पे समाअत में मौजूद थे? उन्होंने कहा मुझे नोटिस नहीं था लेकिन मैं मौजूद था। तो काजी साहब ने पूछा कि आपको नोटिस नहीं था तो आप कैसे मौजूद थे? उन्होंने कहा ज़बानी तौर पर मुझे कहा गया था कि आपने मौजूद होना है। तो यूँ जो आज की जो कार्रवाई हुई वो सिर्फ कल की जो प्रोसीडिंग है उससे मुतल्लिक हुई, इसने अपने TOR से की तरफ जो है वो कार्रवाई उसने नहीं की। अच्छा, तो तैयब एक चीज ये भी है ना कि काजी साहब के गालिबन ये रिमार्क्स भी थे कि ऑडियो लीक्स कौन लीक कर रहा है या कुछ इस हवाले से उन्होंने बोला था?
जी बिल्कुल, ये जो ऑडियो लीक्स है, चूंकि इसका मेन मुद्दा और मेन मकसद भी यही था। आज भी उन्होंने वैसे फ्रांसिक जो पंजाब फ्रांसिक लैब के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया हुआ था, लेकिन काजी साहब जो है ये कह गए कि शायद कहीं हमें ऐसा लग रहा है या कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो ऑडियो लीक्स जिनके फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब जो वो लोग खुद जो मुलव्वस हैं, कहीं उनके एंड से ही ये ऑडियो लीक्स ना हो रही हूँ। तो ये उन्होंने अपने खदशे का जो है वो इजहार किया, लेकिन यही चीज़ तो दरअसल प्रोब होनी थी कि ऑडियो लीक्स हुई कहाँ से, किस तरीके से हुई, और फिर जो वॉइस है वो जो लोग शामिल हैं उनके साथ तो उसकी मैचअप है, या वो ये तो नहीं है कि कहीं पे कट करके तो एक बात को जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई, तो वो तो इसको काम नहीं करने दिया गया। ये चीज़ें सारी आनी थी, लेकिन काजी साहब ने जो है वो इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है कि ये ऑडियो लीक्स जो है वो जिन लोगों जो लोग इसमें मुलव्वस हैं शायद उनके ही एंड से ये चीजें पब्लिक हुई हूं या ठीक है। अच्छा, जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। जुल्करनैन बताइएगा, एक तो इस कमीशन का अब मुस्तकबिल क्या अगली समात पर मुनहसर है कि ये कमीशन आगे काम करेगा नहीं करेगा? ऑल दो TORs पर काफी ज्यादा बात हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी ये TOR सही नहीं है, हुकूमत ने अपने जाहिर सी बात है TORs उसके मामला थे। अब इस कमीशन का मुस्तकबिल व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? पाकिस्तान ने कल पास किया, जो उसमें दलाइल थे वो तो एक अलग जगह शुएब शाहीन साहब के जो थे उसमें कोट किए गए हैं। जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दी हैं उसका सिर्फ अगर आप गौर करें उसको, ऑल दो के स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 31 तक का दिया है, 31 को दोबारा हियरिंग होगी, लेकिन मुझे बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर मैं ये असेस कर सकता हूँ कि जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन वर्बली दी गई, रिमार्क्स की सूरत में जो क्वेश्चन पूछे गए और जो ऑब्जर्वेशन रिटन ऑर्डर में दी गई हैं, उसके बाद मुझे ये जाती तौर पर ये लग रहा है कि कमीशन की जितनी कार्रवाई हो चुकी है बस वो उतनी है, दोबारा वो नहीं होगी। उसके अलावा नहीं होगी। इस बात का इदराक खुद जस्टिस फाइज ईसा को भी हो गया था, इसी वजह से उन्होंने आज जो अपना ऑर्डर दिया उसमें ये कहा कि अच्छा, मेरे साथ मौजूद रहेगा जरा इरफान कादिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, साबिक अटॉर्नी जनरल है। इरफान साहब, सर सलाम। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, ये मामला कमीशन का क़याम के हवाले से ही एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि ये तो इस्तेहकाक ही नहीं है हुकूमत का, ये तो चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं, अगर कोई जस्टिस उसके अंदर मौजूद होता है, चीफ जस्टिस साहब मौजूद होता है। तो सर, आपको लगता है कि ये कमीशन का मुस्तकबिल है या जितनी कार्रवाई एक समात होनी थी हो गई, अब इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ? देखें, कमीशन जो है ये 2017 का कानून है, इंक्वायरी, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, उसके नीचे ये कमीशन कायम हुआ है। वो राइजुल वक्त कानून है और किसी ने नहीं कहा, किसी अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया कि वो जो कानून है वो गैर आईनी है। सही है। तो वो अब चूंकि आइन के दायरे में वो कानून बनाया गया है और उस कानून के नीचे एक एग्जिस्टिंग लॉ के नीचे कमीशन बना है, तो जब तक के कोर्ट्स उस कानून को स्ट्राइक डाउन ना कर दें तब तक उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कहना कि ये कमीशन जो है ये कानून के मुताबिक नहीं बना। तो सर, फिर आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोका गया है, ये किस कानून के तहत है? फिर ये इसमें क्या एतराजात है? ये कोई कानून नहीं है, ये लाकानूनियत है। सिर्फ उन्होंने, मेरा ख्याल है फायद ईसा वगैरह जो है वो इस वक्त चाह नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक लड़ाई बची हुई है, डिफरेंस जो हुआ हुआ है, उसमें मजीद इस चीज को तकवीयत मिले कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें बहुत सख्त डिवाइड है, इसलिए वो उन्होंने एक किस्म का लीनियंट व्यू लिया काजी फायद ईसा। अच्छा, तो सर इसका कुछ मुस्तकबिल तो डेफिनेटली होगा ना? अभी कमीशन तो बन गया, लेट्स सपोज, अभी इसको काम करने से भी रोक दिया, 31 तारीख को इसकी मजीद समात होगी। अब इस समात में व्हाट डू यू थिंक सर, क्या या तो इसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे या फिर काम करने की इजाजत होगी? दो में से एक ही चीज होगी ना? देखें, उन्होंने कमीशन को अगर काम करने से रोका है तो कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, 2 चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज पे मुश्तमिल है। दैट मीन्स के उनको एतमाद नहीं है ना उनमें, इन जजेस पे। तो अगर जजेस जो हैं वही जजेस पे एतमाद नहीं करेंगे तो फिर हजारों लाखों केस जो अदलिया में लोगों के रोज सुने जा रहे हैं, तो फिर लोगों का एतमाद जो है वो कितना मजरू होगा अदालतों में। और सर, ये जिस तरह से कहा गया कि चीफ जस्टिस आप इस समाज से खुद को अलग कर लें, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो बड़ी मामूली सी बात है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब अपने बेटे का केस सुना था तो बंदयाल साहब जो है उनकी तो उस हिसाब से कोई हैसियत उस तरह से नहीं थी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी तो इस मौजूदा अदलिया के एक बाबा अदलिया की हैसियत रखते थे। तो उन्होंने जब अरसलान का केस सुना था और मैं जब अटॉर्नी जनरल था, मैंने उनको कहा था
कि ये केस जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आपको नहीं सुनना चाहिए, तो उन्होंने फिर बाद में नहीं सुना था उस केस को, उन्होंने मेरी बात मानी थी, अलहदगी इख्तियार कर ली थी उन्होंने। और वो अलहदगी इख्तियार उसको की नोटिस थी। ही था ना उसका। ये अपनी जो खुशदामन है, अपनी सास जो है उनकी लॉयल्टी में इस हद तक आगे ना जाएं कि वो अपना जो एक साख है चीफ जस्टिस की उसको खराब करें, उनको नहीं करना चाहिए। तो सर फिर मतलब मेरा पॉइंट आपसे यही था कि अब जो नेक्स्ट समाअत होगी, या तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ये तो कमीशन ही का क़याम ही खत्म कर दिया जाएगा, कलअदम करार दे दिया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि टीओआरस में कोई तब्दीली होगी, या फिर जज साहिबान पर कोई मुश्तमिल कोई तब्दीली होगी? देखें, अगर तो इन्होंने कमीशन को खत्म कर दिया तो कमीशन को तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, हुकूमत को भी नहीं पड़ेगा, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो अपनी साख को इस कदर डैमेज कर लेंगे, और वो जो 3 जजेस जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो भी अपनी साख को इतना डैमेज कर लेंगे कि ये डैमेज इररिपेयरेबल होगा, क्योंकि जजेस जो हैं वो इस तरह के केसेस नहीं सुनते जिसमें कि उनके बारे में कुछ किसी तरह की भी बात हो, कोई अगर रिमोटेस्ट बायस भी उनका नजर आए तो वो नहीं सुना करते। और यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसी यानी वीडियोस हैं, सॉरी ऐसी ऑडियोज हैं जिसके से पता चलता है कि सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस साहब मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब खत्म किया तो उससे ये चीज बिल्कुल जाहिर हो जाएगी कि वाकई कोई। और सर इस फिर मैं आप हमारे नुमाइंदगान है उनकी तरफ भी जाऊंगा। सर इस सारे मामले में फिर हुकूमत कहां फिर खड़ी होगी? हुकूमत क्या, हुकूमत तो अपनी हुकूमत का तो कोई, हुकूमत ने तो एक अच्छा प्रोवाइड किया था अदलिया को कि अदलिया क्लीन चिट ले ले अदलिया से। अदलिया उन्होंने एक मौका दिया था कि भाई आप अपने जजेस से क्लीन चिट ले ले, सही है, अगर आपकी क्लीन चिट बनती है। वो क्लीन चिट लेने को ही तैयार नहीं है, तो इसमें हुकूमत की तो से हुकूमत तो बल्कि इस चीज में सारी चीज में हुकूमत की साख जो है वो तो बेहतर हुई है, ठीक है। इनको एक मौका फराहम किया है कि ये अपनी जो बदनामी हो रही है उसको कम करें या खत्म करें। सही है। अच्छा तैयब ये बताइएगा कि अभी जो नेक्स्ट समाअत होगी इसमें कौन पेश होने जा रहा है, क्या कोई इम्कान है? आप कुछ इम्कानात का जिक्र कर रहे थे, तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने तवील अरसे कोर्ट रिपोर्टिंग की है, क्या लगता है सर आज की जो समाअत हुई है उसके बाद आपको क्या लगता है नेक्स्ट समाअत में क्या होने जा रहा है? और उस वक्त ही होगी जब 31 मई को यानी बुध के रोज ये मामला, ये चीज़ रूनुमा होगी। देखें आज चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो बार बार अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार करते रहे कि आप ये बताएं कि क्या कमीशन को फ्रीक बनाया गया था। अच्छा, कमीशन को किसने फ्रीक बनाया? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन को जो है फ्रीक बनाया गया था सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्हों की जानिब से दरखास्तों पे। तो उन्होंने कहा कमीशन में फिर किसको नोटिस जारी होने का? नोटिस तो जो है बाद में जारी हुए, मुझे भी नोटिस मिला और आपको भी नोटिस मिलेगा, यानी कमीशन को नोटिस मिलेगा। तो कमीशन के नोटिस, कमीशन का जो सेक्रेटरी है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट से डिप्टी रजिस्ट्रार है हफीज़ खजक। हफीज़ खजक को खुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपॉइंट किया है। तो अब कमीशन के सरबराह तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं। तो जब कमीशन को नोटिस जाएगा और कहा जाएगा कि आपने पेश होना है, तो अब ये इम्कान भी है और गालिब इम्कान है कि शायद पॉसिबल है कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जो जज हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा वो खुद चीफ जस्टिस की अदालत में जो है वो पेश हो जाए, क्योंकि कमीशन के सरबराह भी वही हैं। और फिर इसके साथ साथ एक चीज़ ये अभी आ जा रही थी जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि जब आप अदालत में मौजूद थे तो आपने आर्टिकल 209 को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि हम जो है वो आर्टिकल 209 की प्रोसीडिंग नहीं कर रहे थे, वो तो उसके लिए अलग फोरम मौजूद है। तो यूं जो अबहाम रह गए हैं, शायद ये इम्कान अब ज़ाहिर किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा बतौर कमीशन सरबराह जो है वो खुद पेश होकर ये सारे अबहाम जो है वो दूर कर सकते हैं। और ये आपका ख्याल है, ये आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि इस तरह हो सकता है? ये मेरा ख्याल भी है और मुझे ये इम्कानात जो है वो रोज रोशन की तरह नजर आ रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। मैं जुल्कनैन से पूछ रहा था उनके भी ख्यालात कुछ आपसे मिलते जुलते हैं या नहीं है? जुल्कनैन आपके भी ख्यालात तैयब से मिल रहे हैं इसी तरह के? देखिए मुझे ये तो नहीं लगता कि जस्टिस फैज़ ईसा खुद जाती हैसियत में वहाँ पे पेश होंगे,
क्योंकि कमीशन को फरीक बनाया गया थ्रू सेक्रेटरी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब सदर मुमलिकत को या गवर्नर को या वजीर आजम को फरीक बनाया जाता है किसी मुकदमे में, तो हमेशा उनको थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो वो जाती हैसियत में जब तक कह के तलब ना किया जाए वो खुद पेश नहीं होते, उनके जो सेक्रेटरी के थ्रू ही जो उनके ऑफिस को मेन डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं उनके थ्रू हमेशा उनको फरीक बनाया जाता है। उन्हीं के थ्रू जवाब भी आता है जो काउंसिल्स उनके देते हैं। अभी भी जो इसमें कोई शक नहीं है कि जो कमीशन की तरफ से तहरीरी जवाब जाएगा इन पिटीशंस के ऊपर, वो जो कमीशन के मेंबरान है खासकर जस्टिस फाइज ईसा हैं उनकी अप्रूवल से जाएगा। वो एक एक चीज उसकी खुद करके लिखेंगे। सेक्रेटरी खुद तो डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल के अफसर है, वो तो इस किस्म का जवाब तहरीर नहीं कर सकते। ना ही मुझे लगता है कमीशन को वकील जो है ना तैयार कर किसी को खड़ा करेगा। कमीशन की जानिब से तहरीरी जवाब आ जाएगा, सेक्रेटरी खुद पेश हो जाएंगे, वो उसको पढ़कर सुना देंगे। वो जवाब जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से लिखा जा सकता है। अगर लिखा उन्होंने नहीं भी तो उसकी वेटिंग, उसको फाइनलाइजेशन वो जरूर करेंगे। तो खुद उनका ज़ाती हैसियत में पेश होना ना बनता है, ना मेरे ख्याल में वो पेश होंगे, क्योंकि उससे मामला सुलझने के बजाय मजीद बिगड़ जाएंगे। और खुद क्योंकि उन्होंने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये जो सर ये एक जुल्करनैन ये भी तो चल रहा है ना अभी केस, ये नजर सानी के हवाले से उसकी भी समातें चल रही हैं, उसका मुमकिनात में क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि आप लोगों ने एक तवील अरसे कोर्ट रिपोर्टिंग किया, आप लोगों को तो अंदाजा हो जाता है रिमार्क्स वगैरह देख के, तो क्या आपको लग रहा है ये कंडेम की तरफ जाएंगे? अगर आप ये इलेक्शन वाले केस की बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त है, उसके ऊपर मुझे ये लग रहा है, जो मेरी फीलिंग है कि कोई ना कोई हल निकाल के इलेक्शन कमीशन लेके आएगा। क्योंकि देखें दो चीजें होती हैं हमेशा, या तो कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है, नजरसानी खारिज हो जाए तब भी। अब मौजूदा केस में ये है कि 14 मई गुजर चुकी है, जो ऑर्डर है वो अब तरीका ये है कि आगे क्या करना है। दूसरा ऑप्शन है कि कंटेम्प्ट लगा दें कि ऑर्डर क्यों नहीं माना गया, वो लगने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। ये मैं बड़े कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि जो बेंच है वो कंटेम्प्ट लगाने के लिए आपकी बात दुरुस्त हो गई। तैयब ये बताइएगा, ये 14 तारीख तो निकल गई है ना, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जुल्करनैन की कि ऑर्डर या तो बरकरार रहता है या फिर कोई और चीज निकल कर आ जाती है, एक और ऑर्डर आ जाता है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या मामला निकलेगा जो ये नजरसानी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दायर है? देखें, इसमें एक चीज़ है, वो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो ये कह सकती है कि भाई 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो आइनी कमांड थी, तो हमने उससे मुतल्लिक आर्डर दे दिया। अब उस आर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है एक नज़ीर तो कायम कर दी। अब आ गया रिव्यू का मैटर है, तो उसमें रिव्यू भी करेगी, लेकिन जो कंटेम्प्ट वाला है ये तो खारिज अज़ इम्कान हो गया है। शायद पहले पॉसिबल था या हो सकता था, लेकिन जब से ये पीडीएम का धरना आया सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर यही केस चल रहा था, तो उससे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई। थैंक यू सो मच। तैयब हमारे साथ मौजूद थे, टाइम की किल्लत है, मैं वरना आपसे डिटेल में मजीद बात। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद थे, तैयब बलूच हमारे साथ मौजूद थे, और अटॉर्नी जनरल साबिक जो अटॉर्नी जनरल इरफान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी जनाब क्या होता है, कमीशन का मुस्तकबिल क्या होता है, बुध को इसकी समात होगी। मीनवाइल सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।